हमने अपने पिछले वीडियो में संप्रभुता के विशेषताएं देखी थी, हमने उनकी परिभाषाएं देखी थी। लेकिन अब हम आगे देखेंगे संप्रभुता के प्रकार। संप्रभुता के कितने प्रकार होते हैं हम आज उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है नाम मात्र की संप्रभुता। नाम मात्र की संप्रभुता, इसका मतलब क्या है कि संप्रभु केवल कागजों पर ही सर्वोच्च मुखिया होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। केवल कागजों में वह सर्वोच्च होता है, बाकी उसके पास शक्तियाँ कोई नहीं होती। कागजों में उसके पास भरमार हैं पावर्स, लेकिन रियल लाइफ में उसके पास कोई पावर नहीं है। जैसे भारत के राष्ट्रपति जो हो गए, वो बहुत भारत के प्रथम नागरिक हैं, सर्वोच्च हैं, उन्हीं के नाम पर सारा भारत का कार्य किया जाता है। लेकिन यह कार्य करता कौन है? प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद करती है, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं, वो कार्य करते हैं। तो नाम मात्र की संप्रभुता यह है। संसदीय व्यवस्था में ही यह पाई जाती है, भारत और इंग्लैंड में। भारत और इंग्लैंड में पाई जाती है। शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं। संसदीय व्यवस्था में ही पाया जाता है। अध्यक्षीय व्यवस्था यानी कि अमेरिका में यह नहीं पाया जाता है। कानूनी संप्रभुता। कानूनी संप्रभुता क्या होता है? वह सत्ता जो कानून बनाती है, वह सत्ता जो कानून बनाती है वह कानूनी संप्रभुता होती है। संसद, और यह कानून जो है सर्वोच्च होता है, सबके ऊपर लागू होता है, मान्य होता है। ब्रिटेन एकमात्र उदाहरण है कानूनी संप्रभुता का। संसद सर्वोच्च होती है, जो संसद कानून बना दे उसको न्यायिक पुनरावलोकन उसका नहीं होता, यानी कि न्यायालय में उसके ऊपर विचार नहीं किया जा सकता, वह सही होता है, उसको माना ही जाता है। अगला है राजनीतिक संप्रभुता। राजनीतिक संप्रभुता यानी कि वास्तविक शक्ति रखने वाली संस्था। वास्तविक शक्ति रखने वाली संस्था जैसे जनता, वोटर्स। डायसी की देन। डायसी क्या कहते हैं? मतदाता समूह को राजनीतिक संप्रभुता। राजनीतिक संप्रभुता शब्द का प्रयोग किसने किया है? डायसी। मतदाता समूह को राजनीतिक संप्रभुता कहा जाता है जो वैधानिक संप्रभु के पीछे निहित होते हैं। जो वैधानिक संप्रभु के पीछे निहित होते हैं। कौन कहते हैं सब? डायसी। डायसी कहते हैं। अगला है लोकप्रिय संप्रभुता। लोकप्रिय संप्रभुता जनता में संप्रभुता निहित होती है। जनता में यह संप्रभुता निहित होती है। सिसरो, रूसो, मार्सिलियो इसके प्रमुख जो है समर्थक हैं, और लगभग 100 BC के आसपास इसका प्रचलन बहुत ही ज़्यादा था। वैधानिक संप्रभुता क्या किसे कहते हैं? वैधानिक संप्रभुता और कानूनी संप्रभुता। वैधानिक संप्रभुता कहें या फिर कानूनी संप्रभुता इसको कहें, दोनों एक ही हैं। कानून निर्माण का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता है। वैधानिक संप्रभुता में कानून निर्माण का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता है। इंग्लैंड की संसद वैधानिक कानून निर्माण का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता है वैधानिक संप्रभुता में। विधि परक या फिर तथ्यपरक संप्रभुता। वैधानिक दृष्टि सर्वोच्च सत्ता जिसके नाम से वैधानिक दृष्टि सर्वोच्च सत्ता जिसके नाम से समस्त विधियां कार्यान्वित होती हैं। तो वास्तविक संप्रभु वह है जिसके आदेशों का पालन लोग स्वयं करते हैं। वास्तविक संप्रभुता। नाम मात्र की संप्रभुता के विपरीत वास्तविक संप्रभुता में एक संप्रभु या एक व्यक्ति का समूह शामिल होता है, जो वास्तविक व्यवहार में राज्य की संप्रभु शक्ति का प्रयोग करता है। वास्तविक संप्रभु द्वारा बनाए गए कोई भी नियम, निर्देश या कानून राज्य के क्षेत्र के सभी लोगों पर लागू होता है और कानूनी रूप से उन सब पर बाध्यकारी होते हैं। उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, भारतीय मंत्रिमंडल, ये लोग जो कानून बना दें, और यही लोग जो है कानून का वास्तविक प्रयोग करते हैं। जो कानून बनाते हैं उसका प्रयोग किया जाता है, उसको लागू किया जाता है। और तो और इन सब के अलावा दो और प्रकार हैं। कानून प्रभुसत्ता के दो आयाम हैं महत्वपूर्ण, आंतरिक प्रभुसत्ता और बाह्य प्रभुसत्ता। आंतरिक प्रभुसत्ता क्या होती है कि एक देश है, जैसे हमारा भारत देश है, हमारे भारत देश की सरकार को अपने देश के अंदर कोई सा भी बदलाव करना है, कोई सा भी नियम बनाना है, उसके लिए वह किसी अन्य पर निर्भर नहीं है। किसी अन्य सरकार से, एक देश से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है, वह अपने आप में पूर्ण होता है। इसी को आंतरिक प्रभुसत्ता कहते हैं, जब वो स्वतंत्र हो। राष्ट्रीय प्रभुसत्ता की नींव बोधा ने रखी थी। प्रभुसत्ता के बारे में सर्वप्रथम बोधा ने ही बताया था, उन्होंने राष्ट्रीय प्रभुसत्ता की नींव बोधा ने ही रखा था। बाह्य प्रभुसत्ता। बाह्य प्रभुसत्ता, अंतर्राष्ट्रीय प्रभुसत्ता की नींव ह्यूगो ग्रोसियस ने रखा था। किसने रखा था? ह्यूगो ग्रोसियस ने रखा था। जब कोई देश, जैसे भारत है, हमारा देश भारत है, उसको अपनी सीमा को बढ़ाना है, ये तो है राज्य की सीमा, देश के अंदर की सीमा बढ़ाता है आंतरिक प्रभुसत्ता के अंतर्गत। यदि देश को अपनी सीमा बढ़ाना है, किसी अन्य देश के दबाव में न आए, या फिर किसी देश से व्यापार करना है, किसी अन्य देश के साथ व्यापार करना है, तो कोई दूसरा देश कंट्रोल ना कर पाए कि आप उसके साथ व्यापार नहीं करोगे। कोई संगठन बनाना है तो आप उसके लिए स्वतंत्र हो। पूर्ण रूप से स्वतंत्र जब होते हो, बाह्य रूप से भी, तो उसको बाह्य प्रभुसत्ता कहा जाता है। आंतरिक प्रभुसत्ता, इसका तात्पर्य राज्य अपने नियंत्रण क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ताधारी है, राज्य के भीतर उससे ऊपर कोई शक्ति नहीं है, राज्य नियंत्रणाधीन है,
नियंत्रणाधीन क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र के सभी व्यक्ति व संस्थाएं पूर्ण राज्य के अधीन है। राज्य का कानून सबसे ऊपर होता है। आंतरिक प्रभुसत्ता के अंतर्गत बाह्य प्रभुसत्ता, इस विचार का जनक ह्यूगो ग्रोसियस है। इसका निहितार्थ राज्य किसी विदेशी अधिपत्य के नियंत्रण से मुक्त होता है। जैसे ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज किए थे, तो अब उस तरह से कोई अन्य व्यक्ति हमारे ऊपर दबाव नहीं बना रहा है, कोई अन्य व्यक्ति हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर नहीं है। प्रभुसत्ता की प्रकृति के सिद्धांत। एकलवादी सिद्धांत, परंपरागत सिद्धांत, इसके समर्थक है बोंदा, हॉब्स, बेंथम, ग्रोसियस। ये जो है आंतरिक प्रभुसत्ता का गुण इसमें निहितार्थ होता है। बोंदा, हॉब्स, बेंथम, ग्रोसियस। बोंदा, हॉब्स, बेंथम, ग्रोसियस परंपरागत या फिर एकलवादी सिद्धांत के ये लोग समर्थक हैं। आधुनिक फिर बहुलवादी सिद्धांत होती है इसकी प्रकृति। इसके जनक गायर्की व मैटलैंड हैं। बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक गायर्की व मैटलैंड हैं प्रमुख। अन्य में लास्की, मैकाइवर, फिजिस, लिंडसे, बर्गेस, बार्कर, ह्यूगो-क्रेप, लियो डुगवी, GDH कॉल, मिस फॉलिट इत्यादि लोग इसमें आ जाते हैं। संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत या फिर अद्वैतवादी सिद्धांत क्या है, इसको देखते हैं, जिसके समर्थक बोंदा, ग्रोसियस, हॉब्स, बेंथम और ऑस्टिन हैं। यह सिद्धांत संप्रभुता को केवल एकल सर्वोच्च अविभाज्य मानता है। क्या मानता है? संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत क्या मानता है कि एकल होता है, सर्वोच्च होता है, अविभाज्य से बांटा नहीं जा सकता, जो अदेय है वह अस्थायी भी है। एकलवादी सिद्धांत का ये गुण होता है, एकल, सर्वोच्च होता है, अविभाज्य होता है, अदेय होता है, वह अस्थायी भी होता है। यह एकलवादी सिद्धांत। संप्रभुता की इन विशेषताओं का सहारा लेकर यूरोप में निरंकुश राजतंत्रों का उदय हुआ। संप्रभुता का इन विशेषताओं यानी कि एकल, सर्वोच्च, अविभाज्य और अदेय व अस्थायी होता था, इसी का सहारा लेकर यूरोप में निरंकुश राजतंत्रों का उदय हुआ, जिन्होंने अमर्यादित संप्रभुता का प्रयोग किया तथा विभिन्न सामाजिक संघों व लोगों की स्वतंत्रताओं व अधिकारों को कुचल डाला। अमर्यादित संप्रभुता या फिर निरंकुश राजतंत्र क्या है कि जो सर्वोच्च है वही सर्वे सर्वा, बाकी जनता का या फिर और किसी का कुछ भी नहीं सोचा जाता था और किसी के विचार मायने नहीं रखते हैं। राज्य जो कह रहा है, सरकार जो कह रही है, राजा जो कह रहा है, वही सर्वप्रमुख है, वही प्रथम है, वही सर्वमान्य है। इसी को निरंकुश राजतंत्र कहा जाता है। अमर्यादित संप्रभुता का प्रयोग किया था, विभिन्न सामाजिक संघों व लोगों की स्वतंत्रताओं व अधिकारों को कुचल डाला, जिसका भयानक रूप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सामने आया। 1914 से 18 तक लड़ा गया था, जिसमें लाखों लोगों की बलि चढ़ी, मृत्यु हो गई थी उस टाइम पे। प्रतिक्रिया स्वरूप 1920 के बाद संप्रभुता का नया सिद्धांत बहुलवाद सामने आया है। एकलवाद सिद्धांत के विरोध में संप्रभुता का बहुलवाद सिद्धांत सामने आया। जीन बोंदा, उसने सबसे पहले आधुनिक समय में संप्रभुता की संकल्पना दी। उसकी दृष्टि में संप्रभुता राज्य की स्थायी, पूर्ण और अविभाज्य शक्ति है। जीन बोंदा ने उसने सबसे पहले आधुनिक समय में संप्रभुता की संकल्पना दी थी। उसकी दृष्टि में संप्रभुता राज्य की स्थायी, पूर्ण और अविभाज्य शक्ति है। जॉन ऑस्टिन, एकलवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक जीन बोंदा, जॉन ऑस्टिन, उसने संप्रभुता को एक राजनीतिक रूप से सर्वोच्च सत्ता कहा जो आदेश देती है लेकिन किसी से आदेश नहीं लेती। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभु वह होता है जिसकी आज्ञा का पालन समाज का अधिकांश भाग आदतवश यानी कि अपने आप ही स्वयं ही पालन करता है। ऑस्टिन क्या कहते हैं? विधि संप्रभु का आदेश। ऑस्टिन कहते हैं कि विधि संप्रभु का आदेश। संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत। संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत अब हम देखते हैं। गिडिंग्स, लास्की, मैकाइवर। गिडिंग्स, लास्की, मैकाइवर। जहाँ पर ऑस्टिन और बोंदा एकलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं, वहीं पर गिडिंग्स, लास्की और मैकाइवर जो हैं बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक। बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य समाज की केवल एक संस्था है, ना कि सर्वोच्च और अंतिम संस्था। जहाँ पर एकलवादी सिद्धांत में सर्वोच्च और अंतिम सत्ता कहा जाता, तो वहीं पर केवल एक संस्था कहा जाने लगा राज्य को। समाज में कई शक्तिशाली संगठन होते हैं, जैसे परिवार, धार्मिक संस्थाएं, ट्रेड यूनियन, सहकारी संस्थाएं, आज जो अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र सत्ता के रूप में कार्य करते हैं। क्या है इसका गुण? एकलवाद के खिलाफ प्रतिक्रिया था बहुलवाद। संप्रभुता की प्रकृति बहुल थी। संप्रभुता विभाजित व मर्यादित था। पहले क्या कहा जाता था एकलवादी संप्रभुता में? संप्रभुता अविभाज्य है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है विभाजित है। यहाँ पर संप्रभुता को मर्यादित कर दिया गया। बहुलवाद में संप्रभुता को मर्यादित कर दिया गया। प्रोफेसर गिलक्राइस्ट क्या कहते हैं? राज्य की संप्रभुता निरंकुश और असीमित है। राज्य की प्रभुसत्ता
निरंकुश और असीमित है। प्रभुसत्ता को त्यागने का अर्थ है राज्य द्वारा आत्महत्या करना। गार्नर क्या कहते हैं, प्रभुसत्ता को त्यागने का अर्थ है राज्य द्वारा आत्महत्या करना। लास्की की बुक है स्टडीज इन द प्रॉब्लम ऑफ सोवरेनिटी अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट 1919 में आई थी। फाउंडेशंस ऑफ सोवरेनिटी 1922 में आई थी, 1922 में। बहुलवाद संप्रभुता की प्रकृति बहुल मानता है अर्थात राज्य नहीं अन्य सामाजिक संघों, परिवार, स्कूल, चर्च, धार्मिक संस्थाएं या फिर व्यावसायिक संगठन के पास भी संप्रभुता निहित होती है। लास्की बहुलवाद का मुख्य समर्थक है। राज्य सामाजिक वास्तुकला का प्रथम सिद्धांत लास्की ने यह कथन कहा था, व्यक्ति एक जगत में नहीं बल्कि अनेक जगतों में रहता है। लास्की का कथन है, यह महत्वपूर्ण है। गिडिंग्स क्या कहते हैं, राज्य को एक संस्था मानते हैं, समाज के अन्य संगठनों की तरह समाज को एक संस्था मानते हैं। लास्की क्या कहते हैं, राज्य के अलावा भी समाज में कई संप्रभु शक्तियां मानी जाती हैं। मैकाइवर, राज्य समाज का हिस्सा है, समाज राज्य से बड़ा है। राज्य समाज का हिस्सा है, समाज राज्य से बड़ा है। यह प्रसिद्ध कथन मैकाइवर का है। मुख्य विशेषताएं क्या हैं बहुलवाद की, संप्रभुता विभाज्य है बहुलवाद में और अविभाज्य है एकलवाद में। राज्य सर्वोच्च नहीं लेकिन एकलवाद में सर्वोच्च है, बहुलवाद में सर्वोच्च नहीं है। राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण जबकि वहां पर केंद्रीकरण होता है। लोकतांत्रिक आदर्शों का समर्थन, यह सिद्धांत व्यक्तियों और समूहों की स्वतंत्रता को महत्व देता है जबकि एकलवाद नहीं देता है। राज्य पर नियंत्रण, राज्य की शक्ति पर सामाजिक संगठनों का प्रभाव और सीमा होती है। अब हम देखें एकलवादी बनाम बहुलवादी सिद्धांत एक शॉर्ट फॉर्म में माइंड मैप की तरह। संप्रभुता एकलवादी सिद्धांत में अविभाज्य होती है, पूर्ण होती है और सर्वोच्च होती है, जबकि बहुलवादी में विभाज्य होती है, सापेक्ष होती है। राज्य का स्थान सर्वोच्च संस्था है एकलवादी में, लेकिन समाज का एक संगठन मात्र है। शक्ति एकलवाद में केंद्रीकृत होती है जबकि बहुलवाद में विकेंद्रित होती है। स्वतंत्र संस्थाएं राज्य के अधीन होती हैं, राज्य के समांतर या फिर स्वतंत्र होती हैं।